हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ जो कि आपने बहुत यूज़ किया है। जितने भी क्वेश्चंस आप टाइम एंड वर्क के स्टार्ट करते हैं, कभी भी आप टाइम एंड वर्क पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ये कि एलसीएम ऑफ T1, T2, T3 ये क्या होता है टोटल वर्क। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत यूज़ करते हैं। आप जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो भी लेते हैं आप, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लेते भी हैं पहले, और आप सबसे पहले इसी चीज़ को फाइंड आउट भी करते हैं। क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्या आपको पता है कि आप इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया और आपको हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप यही मिलता है कि एलसीएम निकालना है टाइम एंड वर्क का, जिससे टोटल वर्क निकल जाएगा। फिर आगे आप जो भी क्वेश्चन के स्टेप्स लेते हैं वो लेते ही हैं। तो आप क्यों लेते हैं ये कि एलसीएम ऑफ टाइम T1, T2, T3 फिर टोटल वर्क के इक्वल कर देते हैं? क्यों? कुछ सोचते हैं कभी कि क्यों लेते हैं हम? अगर मान लीजिए कि जो टाइम एंड वर्क कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको आप कभी बताने जाओ कि क्वेश्चन की टाइम एंड वर्क में कि T1, T2, T3 डेज दिए हैं एक एक पर्सन के, मान लीजिए कि M1 पर्सन का, M2 पर्सन का, तो बोलोगे कि टाइम एंड वर्क निकालना है, सॉरी टोटल वर्क निकालना है तो एलसीएम ले लो। क्यों ले लो? जो आपने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस की, इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपको समझ आ चुका है कि एलसीएम ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? जो बिगनर्स हैं, जिसको कुछ पता ही नहीं है, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन कभी किया ही नहीं है, उसके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको बोल दे कि एलसीएम ले लो, तो वो नहीं, एक बार माइंड में उसके नहीं आएगा क्वेश्चन कि क्यों 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 ले? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या आएगा? उसके पीछे का क्या रीज़न है? ऐसा मतलब कि डायरेक्टली हम क्यों कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल वर्क यही होगा। तो मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी इस क्लास में, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लूँगी। तो ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं दो दो मतलब एग्जांपल लूँगी, फिर समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, उसको समझ जाएंगे। देखिए, मैं इसको जो समझा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सब लोग ले लेता है टाइम एंड वर्क में कि आपको T1, T2, T3 डेज दिए हुए हैं तो आप डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हो, उससे कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट को जो समझाने जा रही हूँ उससे आपका कुछ मतलब कि आप नहीं भी समझोगे कि क्यों लेना है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, उसको कोई मतलब है ही नहीं। बट मैं चाहती हूँ कि जो बिगिनर्स है या किसी कोई जो अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे कर लेते हैं, जिसको अच्छे से मैथ्स भी आती है, वो उसको भी पता होना चाहिए ना कि हम एलसीएम क्यों डायरेक्टली लेते हैं। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझिएगा, शायद आपको अच्छे समझ आ भी जाए। मैं कोशिश तो पूरी करूँगी। देखिए, मान लीजिए T1 एंड T2 दिया है। मान लीजिए कि T1 की वैल्यू क्या दी है, 20 डेज कि एक पर्सन है टोटल वर्क को करने में 20 दिन लेता है। T2 क्या करता है, इसी टोटल वर्क को करने के लिए 30 दिन लेता है। हाँ, टोटल वर्क। आप तो फिर क्या करेंगे, आपको ये दिया है तो आप क्या करते हो कि टाइम का रिलेशन ले लेते हो कि T1 T2 में T1 और T2 के बीच में टाइम का रेशियो ले लो, 2:3 आ जाएगा। फिर एफिशिएंसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, 3:2। एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगी, रेशियो का है, क्योंकि पता नहीं पता होगा आपको, ऐसा नहीं बोलती कि आपको पता नहीं होगा, बट मैं समझाऊंगी कि ये हो गया, ये रेशियो हो गया टाइम का। अब आपको टोटल वर्क यहाँ से निकालना है। मैं टोटल वर्क क्यों एलसीएम मेथड से लेते हैं यही बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं टोटल वर्क को यहाँ पे बता रही हूँ। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, MEDH यही फॉर्मूला होता है। तो फिर आपको एफिशिएंसी T1 की पता है, एक पर्सन है M1 मान लीजिए, तो उसकी एफिशिएंसी आपको पता चल गई। उसको कितने दिन ले रहा है, कितना दिन एग्जैक्ट वैल्यू उसको ही पता है, आपको ये दिन पता चल गया, उसकी एफिशिएंसी भी पता चल गई। एक M1 पर्सन है मान लीजिए, M1 मतलब कि उसकी T1 वैल्यू पता चल गया। तो H नहीं दिया तो H को 1 मान लेते हैं, तो H को हटा देते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया अपना, M1 मतलब कि T1 है, एक पर्सन है, तो उसकी M1 काउंटिंग क्या होगी, 1। उसकी एफिशिएंसी मैंने क्या फाइंड आउट किया, टाइम रेशियो से 3। और D क्या है, इसकी नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 20 डेज, तो इससे क्या आ गया, 60। अगर आपको ये सही नहीं लगा कि पता नहीं ये टोटल वर्क एग्जैक्ट मैं निकाली या नहीं, तो एक बार इसको भी लेके चलते हैं। T2 को इस टाइम पे मैंने क्या किया, ये मैंने T1 मतलब कि T1 डेज को लेकर के कैलकुलेट किया। एक M1 पर्सन है और T1 उसकी डेज हैं। ऐसे ही मैं M2 एक पर्सन है, उसकी T2 वैल्यू दी है, 30 डेज ले रहा है। तो इस टाइम पे टोटल वर्क क्या होगा,
क्रॉस चेक करने के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। MED। हाँ, अब देखिए नंबर ऑफ मैन क्या है, M2 1 है, उसकी एफिशिएंसी क्या दी है, 2 दी है, और इसके डेज क्या दिए हैं, 30 डेज। तो क्या हो गया आपका 60। अब समझिए कि टोटल वर्क क्या हो गया, 60 हो गया। दोनों केस में सेम आया, टोटल वर्क अपना क्या निकल गया, 60। अब ये जो 60 है मैं बाद में फाइंड आउट करूँगी, इसके आगे जो होगा मैं इसके आगे बाद में बताऊँ। अब दूसरा केस देखिए कि मैंने बोला कि T1 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है, T3 की वैल्यू है। एक M1 पर्सन है, M2 पर्सन, M3 पर्सन है। तीनों के डेज दिए हैं टोटल वर्क करने के। मान लीजिए इसको 15 दिन लग रहे हैं टोटल वर्क, एक टोटल वर्क दिया है, इसको टोटल वर्क को करने में 15 दिन लग रहे हैं, इसको मान लीजिए 12 दिन लग रहे हैं, इसको मान लीजिए 20 दिन। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल से ही समझा पाऊँगी। हाँ, अब देखिए इसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके बीच में 15, 12, 20 यही हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होंगे भी नहीं, कैंसिल करिएगा भी मत। हाँ, ये 15, 12, 20 हो गए। और क्या हुआ कि देखिए एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा। अब यहीं पे मैं आपको एक रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाने वाली थी, ये शायद आप यहीं से समझ जाओ कि मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, 2:3 को 3:2 कर देती हूँ। दो वैल्यू जब होती हैं, आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, मैं समझा ही देती हूँ यहाँ पे कि आपको समझ आ जाए रेशियो का। देखिए मैं यहाँ पे क्या है कि A:B दिया है, इसको इन्वर्स करेंगे तो 1/A:1/B आता है। फिर क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि A और B का एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, और A और B का एलसीएम आ गया, फिर A को इससे डिवाइड करते हैं तो B बचा, तो B ऊपर हो गया, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो A बचा, तो A, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ, तो क्या होता है कि B:A आ जाता है, यही होता है, B:A आता है। इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन ये होता है ना। तो इस जब दो केस होता है तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, B:A कर देते हैं। हाँ, लेकिन इन तीनों में क्या होगा, तीनों में तो 1/15, 1/12, 1/20 आपको तीनों में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो होते तो 12 और 15 और 12 की बात होती तो सिर्फ 12:15 कर देते। बट 3 है तो 3 को इन्वर्स के प्रोपोर्शन में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों को ऐसे नहीं कर सकते कि 15 को कहीं भी रख दो, 12, 20 को कहीं भी रख दो, 12 कहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो नीचे आपको इनको सॉल्व करने के लिए वो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम का भी थोड़ा सा आपको मेथड बता देती हूँ कि एलसीएम कैसे लिया था ईजी करने के लिए। मान लीजिए कि 15 दिया है, यहाँ पे 12 दिया है, 20 दिया है, इसका एलसीएम कैसे आप निकालोगे। हाँ, एक सिंपल भी बता रही हूँ। देखिए जो सबसे बड़ी वैल्यू हो ना, सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू, उसको आप ले लो पहले। अब इस हाईएस्ट वैल्यू को लो और ये तीनों से इसको डिवाइड करो। क्या ये सब डिवाइड हो रहे हैं, सब इसके मल्टीपल हैं क्या, अगर हैं तो यही आप एलसीएम मान लो। हाँ, तो 15 20 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, 15 का टेबल पढ़ोगे तो 15 दूनी 30, मतलब कि 15 टू 30 होता है। तो फिर क्या होता है कि आप डायरेक्टली 30 आ 20 तो आ ही नहीं रहा, तो ये हटा दिया, नहीं होगा, नहीं होगा, इसी से नहीं हो रहा। तो आप आगे भी देख लो, 12 को भी करोगे तो 12 दूनी 24 होता है, ये 20 होता ही नहीं है, और 20 का तो कटेगा भैया, मैंने 20 लिया ही है तो कटेगा ही। अब सोचो कि अब क्या है, ये नहीं कट रहे हैं तो 20 का फिर से टेबल पढ़ते जाओ, 20 को 40 कर दो, 20 दूनी 40, टेबल का पहाड़ा ही पढ़ते जाना, 20 का टेबल ही पढ़ते जाना, तो आपको समझ आएगा। अब क्या है कि 15 को 40 से कैंसिल आउट करके देखो, क्या 15 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता। 12 के 40, तो 12 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता। 20 में तो आएगा ही, नहीं आया, इसको कैंसिल आउट करो, ये नहीं होगा। अब 20 का टेबल पढ़ते जाओ 3 पे, 12 3 20 3 60, हाँ, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 20 3 60, ये तीनों इससे कट रहे हैं। अब मतलब कि ये अपना 60 जो है एलसीएम हो गया, तीनों जो कट रहे हैं वो 60 आपका एलसीएम हो गया। इससे भी नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 12 20 को सबको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकलेगी जो कि बहुत बड़ी वैल्यू निकलेगी, वो नहीं होता। एलसीएम आपका 60 होता है, इससे आप निकाल सकते हो। नहीं तो आपको फिर ये वाला मेथड लेना पड़ेगा, 15 12 20, ये वाला मेथड, आप डिवीज़न मेथड इसको यूज़ करो। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कैसे 60 कैसे निकलता है ये। अब देखो आगे, ये 60 हुआ एलसीएम। अब 15 के टेबल में 60 कब आता है, 4, तो 4 हो गया। हाँ, और ये 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कब इसके टेबल में कब आता है, 5 आता है, तो 5, और ये 20 के 3 आता है।
तो ये जो 60 होता है इसको आप कैंसिल आउट कर लेते हो, क्योंकि सब क्या होता है कि ये जो नीचे का है ये सब में 60 होता है, तो 60 सब रेशियो में आता है। देखिए ऐसे जब रेशियो में आता है ये 60 ये 60 ये 60, तो क्या होता है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट ही करते हैं। तो 4:5:3 के रेशियो में आ गया, ये आ गया ना एफिशिएंसी रेशियो। ये M1 की 4 एफिशिएंसी, M2 की 5 एफिशिएंसी, M3 की 3 एफिशिएंसी। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क क्या निकलेगा यहाँ से? मैं टोटल वर्क की बात कर रही हूँ कि एलसीएम क्यों लेते हैं, इसी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या आपको कि मैं टोटल वर्क कितना है ये निकालना है आपको? तो टोटल वर्क कितना है आपको ये निकालना है ना हर जगह। मैं यही बात कर रही हूँ कि एलसीएम क्यों लेते हैं टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं ये इसीलिए मैं टोटल वर्क फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ हर जगह पे आपको। तो टोटल वर्क क्या होगा इस केस में? मान लीजिए कि M1 के लिए बात करते हैं, M1 15 दिन ले रहा है, तो आप इसको MED H1 हो गया, हटा दो। हाँ, तो एक M1 की, तो नंबर ऑफ मैन 1, उसकी एफिशिएंसी M1 की एफिशिएंसी क्या दी है? 4 दी है, और नंबर ऑफ डेज कितने दिए हैं? 15, तो 15 दिन, ये क्या आ गया? 60। हाँ, M2 पे भी आप टोटल वर्क निकाल के देखो कितना आता है आपका। M2 में भी नंबर ऑफ मैन 1, उसकी एफिशिएंसी 5। हाँ, और इसकी टोटल डेज कितने ले रहे हैं? 12, तो 12×60। M3 पे भी आप टोटल वर्क निकाल के देखो, नंबर ऑफ मैन 1, एफिशिएंसी 3, और नंबर ऑफ डेज 20, 20 नहीं 60। टोटल वर्क 60 निकला, यहाँ पे निकला ना। तो अब मैं क्या समझना चाहती हूँ, अब देखिए ये 60 जो निकला था, ये जो 60 मैंने निकाला, ये क्या है? अभी आपको मैंने एलसीएम 15, 12, 20 का एलसीएम मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको। 15, 12, 20, इसका एलसीएम कितना आया था अपना? 60 आया था। यहाँ से ये चीज़ देख रहे हो ना, ये क्या है? 60। अब यहाँ से देखो, इसको देखिए, ये 15 दिन और 4, मैंने दो को लेकर के 60 निकाला। 12, ये 12, 15, 20, ये क्या है? 12, 15, 20 क्या है? ये टाइम है, ये टाइम है। हाँ, टाइम है। और ये क्या है? इसकी एफिशिएंसी 4, 5, 3 क्या है? इसकी एफिशिएंसी है। आपने देखा? हाँ, और जो मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला वो क्या है? ये 15, 12, 20 का क्या है? एलसीएम है। आपने देखा ये क्या है? ये 15 का, 12 का, 20 का एलसीएम कितना है? 60 है। हाँ, और ये भी 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है। तो टोटल वर्क जो है अपना 60 आ रहा है ना, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से। तो जब आप टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो जो 60 वैल्यू आती है, ये टोटल वर्क के इक्वल है कि नहीं है? हाँ, 15, 12, 20 का आप जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? आपकी वैल्यू 60 आती है, ये एलसीएम 60 आता है। तो ये जो एलसीएम 60 आता है, हम इसको जब टोटल वर्क को MED के फॉर्म में भी कैलकुलेट करते हैं, किसी के डेज, नंबर ऑफ डेज लेकर के कि कितने दिन लग रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या है उसको लेकर के भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कितनी आ रही है उसकी वैल्यू? 60 आ रही है। और 15, 12, 20 का भी हम जब ले रहे हैं एलसीएम तो 60 आ रही है। तो आप एक बात बताइए मुझे कि अगर आप T1, T2, T3 डेज दिए एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में अगर आपको दिए हैं, तो इनका आप डायरेक्टली एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क आपको फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल वर्क फाइंड आउट, अब यहाँ से देखते हैं। टोटल वर्क 60 है दोनों केस में, M1 के केस में भी, M2 के केस में भी। ये 60 आया जो है, ये 20 और 30 डेज, 20 डेज दिए, 30 डेज दे दिए, तो इनका एलसीएम लो, कितना आएगा? 20 और 30 आएगा ना। और 20 और 30 में मैंने क्या बोला कि हाईएस्ट वैल्यू को लेके चलिए। ये क्या इसे डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप इसका टेबल एक बार और पढ़ो, क्या हुआ? 60, क्या ये डिवाइड हो रहा है इससे? 20 नहीं 60 होता, ये तो कटेगा ही क्योंकि इसी का मल्टीपल है। तो 60 क्या हुआ अपना? एलसीएम। तो ये जो आया अपना 60, ये क्या है? एलसीएम है। किसका एलसीएम है? दोनों के टाइमों का एलसीएम है। जो दोनों के टाइम का जो आप एलसीएम लेते हो, डायरेक्टली टोटल वर्क मान लेते हैं, वो क्यों मानते हैं? वो आपको टोटल वर्क बाद में भी आपको 60 ही मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? आप टाइम का रेशियो ले रहे हो, फिर एफिशिएंसी का रेशियो ले रहे हो, फिर उनके नंबर ऑफ मैन, उनकी एफिशिएंसी, उनके डेज रख रहे हो,
फिर 60 आ रहा है, फिर 60 आ रहा है। यहाँ भी इनके एफिशिएंसी टाइम है आपको दिया हुआ, टाइम का रेशियो ले रहे हैं, फिर एफिशिएंसी का रेशियो ले रहे हैं, फिर एफिशिएंसी का जो रेशियो निकला उस एफिशिएंसी को नंबर ऑफ मैन को रख करके, उनके दिन रख करके आपने जो टोटल वर्क निकाला, तो भी वर्क वही आ रहा है जो आप इन तीनों को डायरेक्टली टाइम को लेकर के एलसीएम निकाल रहे हो। तो जो आप बाद में जो ये काम करते हो, ये जो बाद में आप काम करते हो एफिशिएंसी निकालने के बाद, हाँ, एफिशिएंसी निकालने के बाद उनके डेज के साथ मल्टीप्लाई करके जो टोटल वर्क निकाल रहे हैं तीनों केस में सेम एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि टोटल वर्क तो कांस्टेंट है। तो आप जो टोटल वर्क निकाल रहे हैं बाद में, उसी टोटल वर्क जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी के बाद, तो इन टाइम का आप अगर डायरेक्टली एलसीएम ले ले रहे हैं, इन तीनों टाइमों का डायरेक्टली आप एलसीएम ले ले रहे हैं, तो भी वही टोटल वर्क निकल रहा है। तो टोटल वर्क जो निकल रहा है बाद में भी और जो एलसीएम ले रहे हैं वो जो तब भी निकल रहा है, तो वो क्या है कि सेम वैल्यू आ रही है। तो आप डायरेक्टली यहीं से आप एलसीएम ले लेते हैं, फिर आपका जो बाद में निकालने का वो क्वेश्चन ही नहीं उठता ना। पहले आपने निकाल लिया टोटल वर्क, तो टोटल वर्क तो आपको एग्जैक्ट पहले से, मतलब कि पहले ही पता चल गया। फिर आपको एफिशिएंसी निकालना और इजी पड़ जाता है, टोटल वर्क को बाद में फाइंड आउट करना ही नहीं पड़ता। तो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस क्लास में कि आप जो टोटल वर्क डायरेक्टली एलसीएम मेथड से ले लेते हैं कि डायरेक्टली उनका एलसीएम ले लो, तो वो जो एलसीएम ले लो जो लेते हैं आप, वो क्यों ले लेते हैं आप? कुछ आप सोचते हैं कि ये जो एलसीएम हम ले रहे हैं उन दोनों का टाइम का, वो क्यों लेते हैं? इसका रीज़न भी तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जो ये जो एलसीएम लेते हैं वो एफिशिएंसी का जो हम इनका टाइम का जो रेशियो होता है उसको अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं, तो ये जो टाइम है उनके जस्ट अपोजिट हो जाता है, उनके जस्ट नीचे आ जाता है। तो इनको कैलकुलेट करने के हम एलसीएम लेते हैं। तो यही एलसीएम जो होता है नीचे जो इनके 60 आती है जो वैल्यू, वही आपका टोटल वर्क होता है। तो जो एलसीएम इनका लेते हैं तो यही इसी को बोलते हैं। तो यही एलसीएम जो यहाँ पे एलसीएम हम निकाल रहे हैं, इसी एलसीएम को हम यहाँ से एलसीएम से कैलकुलेट करके टोटल वर्क निकाल ले रहे हैं। तो शायद आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं कि जो मैं इस क्लास में बताना चाहती हूँ, शायद आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और ये देखिए, इस क्लास को सिर्फ समझाने का मेरा मेन रीज़न यही है कि आपको कभी आपसे कोई पूछे कि, या आपके भी कभी माइंड में ये क्वेश्चन आया हो कि हम एलसीएम डायरेक्टली टाइम का क्यों ले लेते हैं, ये टाइम का जो एलसीएम हम डायरेक्टली ले रहे हैं, इस टाइम का हम डायरेक्टली ले रहे हैं एलसीएम क्यों ले रहे हैं? इसका कुछ तो रीज़न होगा ना कहीं से तो कुछ तो रीज़न होगा। तो मैं भी सोची कि ये समझाना मेरे लिए सही है। क्या है ना कि क्वेश्चन में इसकी आपको ज़रूरत नहीं है कि एलसीएम क्यों लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं, ये ज़रूरत नहीं है आपको समझने की। बट क्या होता है ना कि आपको ये पता रहेगा ना, अगर आपको पता रहेगा तो आपसे कोई क्वेश्चन करता है या कभी आपके खुद के माइंड में भी क्वेश्चन आए कि एलसीएम क्यों ले लेते हैं डायरेक्टली, तो आपको पता तो रहेगा, इसके पीछे का रीज़न तो पता रहेगा ना कि हम जो टोटल वर्क बाद में निकाल रहे हैं 60, वो क्या है, वो है ही क्या, वो डायरेक्टली इनका एलसीएम ही है। नंबर ऑफ डेज ले लो और उसके एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क निकल जा रहा है। तो ये टोटल जो निकल रहा है एफिशिएंसी, हम बाद उसको एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके हम जो टोटल वर्क बाद में निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली एलसीएम ले लो तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। तो टोटल वर्क का एक स्टेप 2 स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे और थोड़े से क्वेश्चन का जो आपको लगाने का टाइम है कि सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट भी आपको शायद मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो जो इस क्लास में समझाने की मैं कोशिश की हूँ शायद आपको समझ आ ही गया होगा। तो इस क्लास को सिर्फ मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी लूँगी उसमें मैं इसी पे बेस्ड एलसीएम पे बेस्ड ही क्वेश्चंस कराऊंगी। और जो ये क्वेश्चंस अब मैं कराने वाली हूँ ना, ये सबने किया है। ये जो आप जब भी आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क, तो शायद मुझे लगता है कि यहीं से आपने स्टार्ट भी किए होंगे यहीं से क्वेश्चन करना, इसी टाइप के क्वेश्चन पहले करना। तो जो अब मैं कराने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं प्रैक्टिस ही कराऊँगी, क्वेश्चंस के 1-2 क्वेश्चंस कराऊँगी। तो इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।